जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपने देखा है कि फिर से नेपाल जल रहा है एक हिंसक आंदोलन में। फिर से जैनजी युवा निकल आ चुके हैं सड़कों पर। आपने देखा था 100 दिन पहले जो एक हिंसक आंदोलन हुआ था, जिस हिंसक आंदोलन के दौरान कई सारे सांसद, प्रधानमंत्री और कई सारे राजनेताओं को भगा भगा के मारा और बहुत सारे लोग देश छोड़कर भाग चुके थे। और उसी दौरान संसद को जला दिया गया। जितने भी सांसदों के घर थे या जो भी इमारतें वगैरह थी, जो सांसद का था या जो राजनेताओं का था, सबको जला दिया गया था। उस समय कारण यह बना था कि जो सांसद थे या जो मंत्री थे वो अपनी जेब भरने पर लगे हुए थे। नेपाल के जो देशवासी थे उनके बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा था और नेपाल गड्ढे में जाता रहा, कर्जे में डूबता रहा। तो जैनजी के द्वारा आंदोलन कराया गया था और आंदोलन के दौरान कई सारी चीजें सामने आई। उन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर अंदर हम सरकार बनाएंगे। 2026 में चुनाव है तो हम सरकार 100 दिन के अंतर्गत बनाने के बाद हम आपके बारे में भला करेंगे। और आज 100 दिन यानी अभी 100 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और जैनजी के बारे में कुछ नहीं बदलाव हुआ। सेम वही पैटर्न चल रहा है, सेम वही बातें चल रही हैं, कोई पैटर्न नहीं बदला। नेपाल आज भी वैसा ही का वैसा ही है। तो लोगों ने या जैनजियों ने दोबारा से आंदोलन छेड़ दिया है और उन्होंने कहा था ऐसे कोई बदलाव नहीं होगा। फिर से वही एक हिंसक आंदोलन की तरह नेपाल फिर जल रहा है। और अभी आपने देखा होगा यहां पर सारी चीजें लिखी हुई हैं कि देखो 8 सितंबर 2025 को लाखों जैनजियों ने सड़कों पे उतरे और जो केपी ओली थे और भी कई सारे राजनेता थे वो यहां से फरार हो गए। उन्हें पता था अगर हम नेपाल में रहेंगे तो मार दिए जाएंगे, क्योंकि पहले उन्होंने जेब भरा, अपने बच्चों को बड़ा बड़ा शिक्षा, बड़ा बड़ा गाड़ी वगैरह दिया, लेकिन बाद में यहां से ये फरार हो गए। कई सारे सांसद यहां पर पिटाई भी बहुत जम के किया गया था और कई सारों को जला भी दिया गया था। और खासकर इनके जितने भी घर वगैरह थे, जो भी था, होटल फोटल सब जला दिए गए थे। तो यहां पर वही लीडर जो जैनजी लीडर थे अब खुलकर कह रहे हैं कि देखो 100 दिन तो हो गया, 100 दिन की हमने आपको बात की थी कि 100 दिन में हमारा कुछ तो फायदा कीजिएगा। जो जैनजी नेता हैं कम से कम उनको राजनीति में ले लीजिएगा। लेकिन 100 दिन में और गड़बड़ यह हो गया कि जो भी राजनेता फरार हुए थे उस समय, वो दोबारा से मैदान में उतर आए हैं, जिससे जैनजियों को लगा कि फिर से नेपाल वैसा ही हो जाएगा जैसा चल रहा है। और आप जानते हो अभी सरकार किसकी है? सुशीला कार्गी की है। आप इनको जानते होंगे, पहली महिला नेपाल की बन चुकी हैं। इन्होंने कहा था कि भाई 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन आम नेपाल की जिंदगी, जो नेपाली है उसकी जिंदगी वैसी की वैसी है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जैनजी लीडर डंका धामी ने हमसे कहा, क्या कहा था कि जब गर्म लोहा होता है तभी उनको जेल में डालने चाहिए था, तभी संवैधानिक कुछ मोर्चा निकालना चाहिए था, क्योंकि गर्म जब लोहा होगा उसको कैसे भी मोड़ सकते हो। अब जब लोहा ठंडा हो जाएगा, जब आंदोलन ठंडा हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। ये लोग फिर से मैदान में उतर आए और आप देखोगे कि सुशीला कार्गी का भी यहां पर कई सारे बयान आते हैं कि हम कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा है। जैसे नेपाली पहले थे आज भी वैसे ही हैं। अगर हम बात करें इनके बारे में, आपने बहुत सुना होगा, जब हिंसक आंदोलन हो रहा था इन्हीं को कहा था वलेन शाह और सुदान गुरुंग, ये कुछ मेन लीडर बने थे और आज यही और जैनजिंग लोगों को अलग करने की रणनीति बना रहे हैं। इन्होंने कहा था कि भाई हम आपके भले के लिए चीजें करेंगे, लेकिन आज भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है नेपाल में। तो नेपाल की जनता बोली अब कुछ नहीं बदलाव होगा, फिर से हमें वही रणनीति अपनानी पड़ेगी जो रणनीति हमने 100 दिन पहले अपनाई थी। और नेपाल की जनता फिर से तैयार हो रही है एक हिंसक आंदोलन के लिए, जिसमें फिर लाखों लोग प्रभावित होंगे, लाखों लोगों पर इसका असर देखने को मिलेगा। नेपाल की जनता फिर से एक हिंसक आंदोलन की तरह, क्योंकि उनके जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, वो नहीं प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसके कारण से फिर से ये आंदोलन छिड़ जाएगा। और इसके अंतर्गत इनका नाम आपने कई बार सुना भी होगा, वलेन शाह, जो काठमांडू के मेयर और बने थे। और इन्होंने भी वादा किया था कि भाई हम जैनजी के हित के लिए काम करेंगे, लेकिन आज फिर भी ये भी उन्हीं जैनजी नेताओं को राजनीति के अंदर घुसने से इनकार कर रहे हैं। इनका भी नाम लिस्ट में आता है और पूरी पब्लिक नेपाल की धुआंधार आंदोलन की तरफ बढ़ चुकी है। और आप देखोगे यहां पर लिखा हुआ है कि एक अनाम लीडर का इंटरव्यू क्लिप यह है कि हमने सोशल मीडिया से सड़कों तक आंदोलन खड़ा किया
पुलिस की लाठियां खाई, धमकियां मिली, आज वही वलेन और सुदान हमें ही राजनीति करके बाहर कर रहे हैं। यानी इसी वलेन शाह के लिए हमने सब कुछ किया, लाठियां हमने खाई, FIR हमारे ऊपर दर्ज हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन आज वही हमको राजनीति के बारे में सिखा रहे हैं। इन्होंने कई सारे लीडर्स ने यहां पर बात की है। और पूर्व एक प्रोफेसर थे जिनका नाम है HD मनी, लिखा है इन्होंने कि भारत कभी नहीं चाहेगा कि नेपाल अस्थिर बने, और जो नेपाल में चुनाव है उनका समर्थन भी भारतीयों ने किया है, और ये कहा है कि भारत के पास जो भी मदद बनेगी वो नेपाल के लिए करेगा। भारत ये कभी नहीं चाहता है कि नेपाल के टुकड़े हो जाएं या नेपाल अस्थिर हो जाए, या एक आंदोलन के लिए, हिंसक आंदोलन के लिए लाखों नेपाली युवाओं को उसका बोल सकते हैं सहलियत देखना पड़े। ये सारी चीजें बताई गई यहां पर, और ये फिर से आंदोलन बनने वाला है, क्योंकि ये नेता फिर से मैदान में उतर आए हैं। जो उस समय भाग गए थे जैनजियों की डर की वजह से, आज ये नेता फिर से आ गए। तो वही तो खतरा उनको मंडरा रहा है कि बताओ, 100 दिन पहले हमने जो आंदोलन किया था अपने हित के लिए, अपने राइट्स के लिए, और आज वही फिर से नेता मैदान में उतर आए हैं। अगर दोबारा से जब चुनाव होगा तो यही नेता किसी ना किसी धांधली सी या किसी ना किसी प्रकार से फिर से हमारे सर पर बैठेंगे, मडराएंगे। इससे अच्छा है कि चुनाव से पहले ही हम आंदोलन की क्रिया को सक्रिय कर दें, और हमको उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन जो काठमांडू की बात करूंगा या नेपाल के जो बड़े शहरों की मैं बात करूंगा, उन बड़े शहरों में ये चीज देखने को हमको मिलती है। नेपाल के जो इलाके हैं, गांव वाले क्षेत्र, वहां पर जो हिंसक आंदोलन है उनका दिखावा बहुत कम, ना के बराबर देखने को मिलता है। लेकिन जो बड़े शहर है वहां पर इसका दबाव और हिंसक आंदोलन ज्यादा देखने को मिलता है। और ये आंदोलन बहुत समय से छोटे छोटे लेवल पर अलग अलग जगहों पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये हिंसक आंदोलन एक आग की चिंगारी पकड़ेगा, और फिर से लाखों युवा एक साथ सड़कों पर उतरेंगे, और फिर से वही सब होगा जो 100 दिन पहले हुआ था, या हो सकता है उससे भी कुछ भयानक हो जाए। ये सारी बातें इसमें संजय तिवारी ये कहते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं ये, नेपाल में अभी अगर चुनाव हुए तो नतीजों में कोई खास बदलाव नहीं दिखेगा। फिर से वही पार्टियां थोड़े बहुत अंतर के अंतराल से फिर से सामने आ जाएंगी, फिर से वही सिस्टम चल जाएगा, और नेपालियों का कभी भला नहीं होगा। इसके लिए फिर से उन लोगों ने सोचा कि अपने राइट्स के लिए हमको सामने आना पड़ेगा। जब नेता भ्रष्ट हो जाएं, देश नकारा हो जाए, और देश का जो भी पैसा है वो दूसरे देशों में जाने लगे, तो क्या होगा भाई? युवा सड़क पर आ जाएगा, बेरोजगारी टॉप लेवल पर हो जाएगी, और ये सारी चीजें। और आपने देखा होगा पहले नेपाल में बहुत सारे देश के लोग घूमने वगैरह जाते थे, लेकिन आज आप देखोगे कि नेपाल में कोई नहीं जाता है। थोड़े बहुत इंडिया के लोग घूमने जाते हैं, बाकी नेपाल में कोई घूमने नहीं जा रहा है। तो यहाँ का जो टैक्सी वगैरह है, इसका भी टूरिज्म का कमर टूट चुका है। जो भी पैसा वगैरह थोड़ा बहुत पर्यटकों से आता था वो भी नहीं आ रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि वहाँ के जो जैनजी हैं वो सत्य के रास्ते के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इसलिए बहुत सारे लोग वहां जाने से इनकार भी करते हैं। और इसमें की अगर मैं बात करूंगा भारत, अमेरिका और चीन का इसमें क्या खेल है, तो इसमें मैं आपको बताता हूं कि नेपाल में 3 बड़ी ताकतें, भारत, चाइना, अमेरिका। ओली के जाने से चीन का बड़ा झटका लगा, अमेरिका का प्रभाव बढ़ा, और कई लोग मानते हैं कि जैनजी आंदोलन में अमेरिका से फंडिंग आती है। बहुत से लोग कहते हैं कि जो पैसा आ रहा है, जो भड़काऊबाजी चल रहा है, लोगों का समूह इकट्ठा कराया जा रहा है, इसका फंडिंग अमेरिका से होता है। कई सारे लोगों का यहाँ पर अपना अपना मत है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चाइना फंडिंग कर रहा है, कोई कह रहा है अमेरिका फंडिंग कर रहा है। तो ये अलग अलग प्रकार के मत हैं यहाँ पर। तो ये तीनों लगे हैं लाइन में कि भाई देखते हैं। अब ये तीनों के लिए अलग अलग देश यही कह रहा है कि भाई अमेरिका फंडिंग कर रहा है, चाइना फंडिंग कर रहा है, लेकिन इंडिया का नाम अभी नहीं आया है। इंडिया का नाम फंडिंग में नहीं आया, इंडिया का नाम आया है मददगार में। जब भी नेपाल को जरूरत पड़ी तब भी भारत खड़ा रहा था हमेशा के लिए, और खड़ा रहेगा आने वाले समय में भी। और आज भी भारत, ये जो लोग हैं वो नेपाल के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और कर रहे हैं लगातार। तो ये था आज का हमारा पूरा मुद्दा, जिसमें मैंने आपको बताया कि जैनजिंग किस प्रकार से आंदोलन हुआ था, क्या चल रहा है। वर्तमान की स्थिति नेपाल की बहुत ठीक नहीं है। मुझे फिर से लग रहा है एक आंदोलन के लिए सक्रिय हो रहा है एक नेपाल। देखते हैं आगे चलकर कैसे क्या होगा। मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। जब भी कोई नया चर्चा रहेगी या नया कोई कांड होगा या नया कोई मुद्दा आएगा तो मैं जरूर आपके सामने आऊंगा। तो मुझे बताना भाई, नेपाल की दृष्टि से आप लोग क्या समझते हैं? क्या नेपाल में एक हिंसक आंदोलन जो सक्रिय होने वाला है
उससे क्या स्थिति नेपाल की बदलेगी और उसमें भारत का क्या फायदा होगा या नुकसान होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे आपकी राय के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगा कि आप किस प्रकार से सोचते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हर इंसान अलग सोचता है, मैं अलग सोचता हूं, आप अलग सोचते हैं, सबका लेवल अलग अलग सोचने का होता है। लेकिन कोई लीडर जब आपको सिखाता है तो आपकी सोचने की क्षमता को कम कर देता है, फिर आप वहां पर कम सोचते हैं। लेकिन आप अपने हिसाब से सोचिएगा कि भाई भारत में इसमें क्या होगा और नेपाल का इसमें कितनी बड़ी भूमिका रहेगी। तो बताना कमेंट करके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।